कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। आज ये बड़ा ही चर्चा का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, इसके मैनिफेस्टो में भी है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। उसी के प्रक्रिया के तहत मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार करने के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए इस सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का यह कार्य है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना आवश्यक है, इससे क्या लाभ होगा देश को, इसके बारे में विचार करके संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और इनके सदस्य कौन थे। तो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वह श्री रामनाथ कोविंद जी ही थे। तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था इस कमेटी का। ये अध्यक्ष थे और सदस्य जो हैं वो कुल 7 सदस्य हैं और अध्यक्ष को लेकर कुल 8 लोग। 6 सदस्य हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य 1 हैं और 1 अध्यक्ष। इन सबको मिला के कुल 8 लोगों की यह कमेटी थी। तो हम लोग सदस्य देखते हैं। जो पहले सदस्य थे वह अमित शाह, श्री अमित शाह जी इसके सदस्य कमेटी के थे। केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, यह इस कमेटी के सदस्य थे। अगले जो हैं हरीश साल्वे वरिष्ठ कानूनविद, एक बहुत बड़े कानूनविद हरीश साल्वे जी भी इस कमेटी में थे और इन्होंने भी अपने विचार इसमें साझा किए। अगले जो हैं सुभाष कश्यप कौन है? सुभाष कश्यप वरिष्ठ कानूनविद तथा पूर्व महासचिव लोकसभा। सुभाष कश्यप जी जो हैं वरिष्ठ कानूनविद हैं तथा पूर्व महासचिव लोकसभा के भी रह चुके हैं। अगले एन.के. सिंह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। जो अगले सदस्य हैं वह एन.के. सिंह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। अगले सदस्य गुलाम नबी आजाद। अगले जो सदस्य कौन है? गुलाम नबी आजाद। यह राज्यसभा से विपक्ष के पूर्व नेता थे। यह राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता थे। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के भी ये नेता थे। अगले सदस्य जो है संजय कोठारी कौन है? पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त।
संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, विशेष आमंत्रित सदस्य, और एक विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये हैं भारत सरकार में कानून मंत्री। तो यह पूरा जो कमेटी कुल 8 लोगों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया। इन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता की, उनके विचार जाने, कानून के विद्वानों से बातचीत की तथा विभिन्न पूर्व न्यायाधीशों से बात की, और उस आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी। रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर बताया गया कि 62 राजनीतिक दलों से बात की गई, यानी इस कमेटी ने कुल 62 राजनीतिक दलों से बात की, जिनमें से 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया। 62 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने के ऊपर अपनी सहमति दे दी तथा 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। 15 राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने विरोध किया कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है, तथा 15 अन्य राजनीतिक दलों ने इसका उत्तर नहीं दिया, और जो 15 राजनीतिक दल थे उन्होंने इसके बारे में अपने विचार ही नहीं दिए। अब हम लोग नोट करने की यहाँ आवश्यकता है, जो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है। 4 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस रिपोर्ट का समर्थन किया, यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी इसका समर्थन किया, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस यूयू ललित, ये चारों मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने भी इस वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। साथ में हाई कोर्ट के पूर्व 9 मुख्य न्यायाधीशों ने भी इसका समर्थन किया है, यानी हाई कोर्ट के 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और 3 ने विरोध किया। 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने विरोध भी किया। यह रिपोर्ट कुल 18,626 पेज की है। जो यह रिपोर्ट सौंपी गई है वह रिपोर्ट 18,626 पेज की है। अब इस पैनल ने या इस कमेटी ने क्या सुझाव दिए, इस पे हम लोग देखते हैं कि इस कमेटी ने जो स्टडी की, उस स्टडी के आधार पर इसने क्या सुझाव दिए। इस जो कमेटी ने 7 अन्य देशों के भी इलेक्शन व्यवस्था का अध्ययन किया था, उस आधार पर भी इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ चीजें समाहित की। तो 7 देशों का भी अध्ययन किया था इसमें। तो इस पैनल का इस रिपोर्ट के सुझाव, जो कमेटी बनी थी, हम लोग देखते हैं पैनल के सुझाव। पहला, 2029 लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। इस कमेटी ने कहा कि जब 2029 में लोकसभा चुनाव हो तो उसी के साथ देश की सभी विधानसभाओं के भी चुनाव एक साथ ही करा दिए जाए। दूसरी जो संस्तुति है, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ा दिए जाए। तो इस कमेटी ने कहा कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है
उन विधानसभाओं के कार्यकाल को 2029 तक बढ़ा दिया जाए एक साथ चुनाव कराने के लिए। अब इनके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत होगी हमारे संविधान में, तो इसकी विवाद कमेटी ने की कि संविधान संशोधन के जरिए जो विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है उनकी कार्यकाल को 2029 तक बढ़ा दिया जाए, जिससे 2029 में लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के भी चुनाव एक साथ हो जाए। तीसरा, हंग असेंबली, किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। अगली जो संस्तुति कमेटी ने दी है कि यदि चुनाव मान लीजिए हो गया और कहीं हंग असेंबली बन गई, हंग असेंबली यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हुआ, तो वहां पे विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए। यदि वो सरकार बहुमत सिद्ध कर देती है तो ठीक है, यदि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराए जाए, लेकिन वो चुनाव फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी के साथ अगला विधानसभा का चुनाव भी होगा। यानी बचा हुआ कार्यकाल, यदि कोई सरकार बीच में गिर गई तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही उसका चुनाव हो। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा 2029 में चुनी गई तो और 2 साल वो चली, सरकार गिर गई, तो 3 साल पहले ही वो सरकार गिर गई। तो इस कमेटी का कहना है कि जो चुनाव हो विधानसभा का फिर वो 3 साल बचे हुए 3 साल के लिए ही। अगला चौथा, पहले फेज में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। कमेटी ने कहा कि पहले फेज में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए और दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिन के अंदर ही लोकल बॉडी के चुनाव कराए जाए। यानी जो लोकल चुनाव है, जो पंचायत के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, वो सब चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब हो जाए तो उसके 100 दिन के अंदर ही ये सब भी चुनाव करा दिए जाए। पांचवा, चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड तैयार करेगा। कमेटी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य के चुनाव अधिकारियों से परामर्श करके सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड तैयार करेगा। यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव सभी के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी और एक ही वोटर कार्ड होगा जिसके माध्यम से वोट दिए जाएंगे। छठा, एक साथ चुनाव कराने के लिए जनशक्ति, सुरक्षा बलों और उपकरणों की एडवांस प्लानिंग करने की सिफारिश भी की। चुनाव आयोग ने यह कमेटी ने यह भी कहा कि जब एक साथ चुनाव कराने के लिए जनशक्ति की जरूरत होगी, सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, उपकरणों की जरूरत होगी, तो इसके लिए चुनाव आयोग को पहले से ही प्लानिंग तैयार करके इन सब की समुचित व्यवस्था कर लेनी होगी। तो इस प्रकार कमेटी ने संस्तुति दी कि लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और इसके पक्ष में तर्क क्या है। इसके पक्ष में तर्क यह है कि जब लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो देश का धन बचेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो भारत में हर 6 महीने साल भर में चुनाव होते रहते हैं, इससे बचा जाएगा और सरकारों को काम करने के लिए 5 साल का अवसर मिलेगा और सरकारी मशीनरी देश के विकास में काम करेगी और राष्ट्र की प्रगति होगी।
धन की बचत होगी, जनशक्ति की बचत होगी तथा देश के विकास की गति तेज होगी। रोज रोज के चुनावों से भी देश को मुक्ति मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है? हाँ, संभव है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ, भारत में जब पहली बार चुनाव हुए 1951-52 में, तो 1951-52 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही शुरू हुए थे और ये चुनाव लगातार 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ होते रहे। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1951-52 से जो शुरू हुए थे, हमारा जब संविधान लागू होने के बाद से, तभी से 1967 तक एक साथ ही देश में चुनाव होते थे। 1967 के बाद यहाँ समस्या आ गई, कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, कुछ अन्य पार्टियां सत्ता केंद्र की सत्ता में आई तो उन्होंने विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। विभिन्न कारणों से यह जो एक साथ चुनाव हो रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न हुई और यह जो परंपरा थी ये टूट गई। तो पुनः उसी तरह देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए की जरूरत है, जिससे धर्म बचे और राष्ट्र का विकास हो। साथ में यहाँ ये भी देखने की बात है कि एक देश एक चुनाव के लिए जो एक कमेटी थी, इस कमेटी ने 7 देश के भी चुनावी सिस्टम का अध्ययन किया। अब देखते हैं वो दक्षिण अफ्रीका के चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया, स्वीडन के चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया, जर्मनी, जापान और बेल्जियम की भी चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया, इंडोनेशिया और फिलीपींस की भी चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। यानी 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया जहां पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इन सब के अध्ययन के आधार पे राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद, पूर्व न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद, समाज के उन विभिन्न बौद्धिक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद इस रिपोर्ट को सौंपा गया और आशा की गई कि 2029 में देश का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत का जो धन है, जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, धन की बचत होगी। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक देश एक चुनाव या 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रक्रिया जो रिपोर्ट सौंपी गई, उस आधार पे हम लोग भी आशा करते हैं कि 2029 में हमारा जो रोज रोज का चुनाव प्रक्रिया है उसकी जगह एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की लागू हो जाएगा और राष्ट्र के लिए प्रगतिकारक होगा। अब इसी के साथ आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।